नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है हमारी क्लास में। आज हम एक और क्लास डिजाइन कर रहे हैं और वो कर रहे हैं राजस्थान जीके की क्लास। देखिए हमारी क्लास चल रही है, बता दें हमारी एक क्लास तो चल रही है, पहली क्लास तो चल रही है किसकी? मैथ्स की, अर्थात गणित की चल रही है। और वो भी हम क्या करा रहे हैं? आए हुए क्वेश्चन करा रहे हैं। दूसरी क्लास हमारी चल रही है किसकी? वो चल रही है विज्ञान की, अर्थात साइंस की चल रही है। अब तीसरी क्लास आज से हम डिजाइन कर रहे हैं किसके बारे में? राजस्थान जी के। राजस्थान जी के एक बार आप हमारी क्लास लेना और कंपेयर करना। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है और सिलेक्शन हम कराएंगे आपका। अगर आप राजस्थान के विद्यार्थी हो तो ये 3 क्लास अवश्य लेना है, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। धीरे धीरे करके हम आपका कंप्यूटर भी ऐड कर देंगे। जो कंप्यूटर की क्लास होती है अर्थात जो आईसीटी होता है उसकी क्लास भी हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आज की क्लास से हम स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थान जीके। और राजस्थान जीके भी हम कौन से क्वेश्चन कराएंगे? जो अधीनस्थ बोर्ड ने अर्थात जो अधीनस्थ बोर्ड एग्जाम कराता है उसकी नब्ज पर वार करेंगे। क्योंकि जो उसने क्वेश्चन पूछा है बार बार वो उन्हीं क्वेश्चनों क्या करता है? रिपीट करता है। अधिकतर अधिकतर क्वेश्चन वहां से ही रिपीट होते हैं और प्रत्येक जो ऑप्शन है उसका अच्छे से एनालिसिस करेंगे। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल पर, इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा यहाँ से। हम कोई यहाँ पर बीच में फालतू बात नहीं करेंगे, केवल कंटेंट पर बात करेंगे। तो ये हमारी 3 क्लास हैं, इसको ज्वाइन जरूर कर लेना है। और आपकी चैनल पर मैथ्स की अर्थात गणित की और विज्ञान की प्लेलिस्ट बनी हुई है। हर एक क्लास को देखना, हर एक क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन जब एग्जाम होगा, राजस्थान में कोई भी एग्जाम होगा, मैं आपको यहाँ से क्वेश्चन दिखाऊंगा कि देखिए यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, तब आपकी आंखें खुलेंगी। अभी मेरा कंटेंट इसलिए पसंद नहीं आ रहा है क्योंकि अभी मैं नया हूँ चैनल पर, यूट्यूब पर नया हूं। जब क्वेश्चन आएंगे यहां से तब लोगों को क्या होगा? विश्वास होगा मेरे पर। ठीक है, तो आप विश्वास करिए, क्योंकि विश्वास अगर करोगे तो पक्का आप अपने मैदान में फतेह हासिल करोगे। ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थान जीके की पहली क्लास है। पहले क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, शुरू से लेकर के और लास्ट तक की आप क्लास को देखना है, ताकि आपको क्लास जब लोगे तब आपको क्लास लेने में मजा आएगा। मेरा कंटेंट देखना है फ्री वाला, और आपने जो पैसे ले देखकर कोर्स लिया है वो कंटेंट देखना है किसमें दम है। देखते हैं कौन जीतता है और कौन हारता है, पैसे वाला हारता है या फिर फ्री वाला जीतता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में उच्च न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो फॉरेस्ट गार्ड की एग्जाम हुई थी 2022 में, उसने मैंने वहां से ये क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, तो 2022 में राजस्थान उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त किया गया था वो नियुक्त किया गया था न्यायमूर्ति मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखिए वर्तमान में भी यही है आपके, वर्तमान में भी क्या है? मुख्य न्यायमूर्ति यही हैं और अगले 1 साल तक भी यही रहेंगे, क्योंकि इनका जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है? 5 साल का होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि राजस्थान उच्च न्यायालय के बारे में। तो राजस्थान उच्च न्यायालय, जो राजस्थान उच्च न्यायालय है, इसकी जो स्थापना हुई थी, जो एस्टाब्लिश हुआ था, ये हुआ था आपका 29 अगस्त 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। राजस्थान जो उच्च न्यायालय है ये कहाँ पर है? जोधपुर में है। तो ये है आपका जोधपुर में। और राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान में स्वीकृत संख्या कितनी है? तो जो स्वीकृत संख्या है वर्तमान में, स्वीकृत संख्या, कई बार ये क्वेश्चन आया है, स्वीकृत संख्या है कितनी? 25 है। तो सॉरी 50 है, 50 न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या है। और प्रथम न्यायाधीश कौन थे? प्रथम न्यायाधीश, प्रथम न्यायाधीश पूछा जाता है, प्रथम न्यायाधीश कौन थे राजस्थान उच्च न्यायालय के?
तो वो थे कमलकांत वर्मा। कमलकांत वर्मा थे, कमलकांत वर्मा। और वर्तमान में कौन है? वर्तमान में, तो वर्तमान में आपके वही हैं मनिंद्र मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव। मोहन श्रीवास्तव वर्तमान में क्या है? मुख्य न्यायमूर्ति हैं। ठीक है, तो ये होता है राजस्थान उच्च न्यायालय के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का संबंध किससे है? तो मुख्यमंत्री जो बाल गोपाल योजना है, इसका संबंध है कक्षा पहली से आठवीं तक के बच्चों को हफ्ते में 2 बार दूध उपलब्ध करवाना था। तो ये पूछा था 2022 में। लेकिन वर्तमान में जो मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना है, बाल गोपाल योजना, इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है और भजनलाल सरकार ने इसका नाम रख दिया गया है पन्नादाय बाल गोपाल योजना। क्या रखा है? पन्नादाय बाल गोपाल योजना। ये इसका नया नाम रख दिया है भजनलाल सरकार ने, उसको पसंद नहीं है ये नाम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही कथन के बारे में बताना कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। पहला है, महाअधिवक्ता को राज्य की विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है। बिल्कुल सत्य बात है कि जो महाअधिवक्ता है वह विधानसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, ये उसको अधिकार है। दूसरा है, उसे राज्य की विधानसभा में वोट देने का अधिकार है। वोट देने का अधिकार नहीं है, केवल भाग लेने का अधिकार है। तो एक सही है और दूसरा गलत हो गया है, तो केवल एक कथन क्या है? सत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। अब मैं बात कर लेता हूं महाअधिवक्ता। महाधिवक्ता, जो आपके महाधिवक्ता हैं, ये किस में भाग लेते हैं? कार्यवाही में भाग लेते हैं, विधानसभा की, विधानसभा कार्यवाही में क्या ले सकते हैं? भाग लेने का इनको अधिकार है, लेकिन इनको वोट देने का अधिकार नहीं है। इसके अलावा वर्तमान में महाधिवक्ता कौन है? तो वर्तमान में जो आपके महाअधिवक्ता हैं वो है राजेंद्र प्रसाद। ध्यान में रखना है, राजेंद्र प्रसाद वर्तमान में महाअधिवक्ता है राजस्थान के। ठीक है, इसके अलावा जो महाअधिवक्ता है, महाअधिवक्ता राज्य राज्य में सरकार की क्या करता है? पैरवी करता है, इसको बोलते हैं, इसलिए इसको कानूनी सलाहकार बोलते हैं। सरकार का कानूनी सलाहकार बोलते हैं। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? महाधिवक्ता की। तो महाअधिवक्ता की नियुक्ति करता है राज्यपाल, करता है गवर्नर, करता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है महाअधिवक्ता के बारे में। क्या? कि महाअधिवक्ता विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन इसको वोट देने का अधिकार नहीं है। वर्तमान में महाअधिवक्ता है राजेंद्र प्रसाद हैं और महाअधिवक्ता को कानूनी सलाहकार कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये सरकार को कानून में क्या करता है? मदद करता है। इसकी नियुक्ति जो करता है वो करता है राज्यपाल, करता है गवर्नर, करता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के प्रथम विपक्ष के नेता थे? तो प्रथम विपक्ष के जो नेता थे वो थे कौन? जसवंत सिंह थे। तो जसवंत सिंह राजस्थान के प्रथम विपक्ष के नेता थे। तो राजस्थान के प्रथम विपक्ष के नेता वो कौन थे? जसवंत सिंह थे, जसवंत सिंह। लेकिन अगर हम बात करें वर्तमान में कौन है विपक्ष के नेता, तो वर्तमान में है टीकाराम जूली हैं। कौन है? टीकाराम जूली। और ये किस पार्टी के हैं? कांग्रेस पार्टी के हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम सभा का कार्य नहीं है?
तो ग्राम सभा का इसमें से कौन सा कार्य नहीं है? पहला है जनजाति कल्याण। जनजाति कल्याण ये ग्राम सभा का कार्य है। नेक्स्ट है ग्रामीण स्वास्थ्य, ये भी ग्राम सभा का कार्य है। और जल योजना भी ग्राम सभा का कार्य है। लेकिन जनगणना करना ये ग्राम सभा का कार्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के मुख्यमंत्री जिनका जन्म अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हुआ था, तो किसका हुआ था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर? पहली बात आती है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, महिला दिवस ये बनाया कब जाता है? तो ये बनाया जाता है 8 मार्च को। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बनाया जाता है। और 8 मार्च को जो जन्म हुआ था ये हुआ था वसुंधरा राजे का। किसका हुआ था? वसुंधरा राजे का। अर्थात वसुंधरा राजे का जन्म हुआ था 8 मार्च 1953 को वसुंधरा राजे का जन्म हुआ था। ठीक है। इसके अलावा जो वसुंधरा राजे थी ये कौन सी सीएम बनी थी राजस्थान की? तो ये बनी थी 22वीं सीएम, 22वीं नंबर की सीएम बनी थी राजस्थान की। इसके अलावा इस ये कब बनी थी? इसका समय था 2003 से लेकर के और 2008 तक ये राजस्थान की सीएम बनी थी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो हमने बात कर लिया कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है 8 मार्च को। और वसुंधरा राजे का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 8 मार्च 1953 को। और वसुंधरा राजे जो सीएम बनी थी वो कौन से नंबर की बनी थी? 22वें नंबर की बनी थी। और किस समय बनी थी? 2003 से लेकर के 2008 तक ये बनी थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक विधानसभा सीटें हैं? तो सबसे अधिक विधानसभा सीटें हैं ये है आपके कहां पर? जयपुर में है। तो जयपुर में सर्वाधिक विधानसभा सीटें हैं। अब जयपुर में आपको बात ध्यान में रखनी है क्योंकि हम छोटे छोटे जब बिंदु याद करेंगे तो याद होना स्टार्ट होगा। जयपुर के बारे में याद करना है कि जयपुर की मीनाकारी कला क्या है? प्रसिद्ध है। जयपुर की मीनाकारी कला प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहां पर ब्लू पोट्री भी प्रसिद्ध है। ब्लू पोट्री। जयपुर में आपका नाहरगढ़ किला स्थित है। नाहरगढ़ का किला, नाहरगढ़ किला। जयपुर में आमेर का किला भी स्थित है। आमेर किला। ठीक है। तो ये जयपुर के बारे में आपको ध्यान में रखना है। और जयपुर में पन्ना मीना का कुंड स्थित है। पन्ना मीना का कुंड, पन्ना मीना का कुंड ये भी कहां पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है उदयपुर राज्य का राजस्थान में विलय हुआ था। तो उदयपुर का राजस्थान में विलय हुआ था 18 मार्च 1948 को। ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। तो 18 मार्च 1948 को हुआ था उदयपुर का विलय। और 18 मार्च 1948 को जो ये एकीकरण हुआ था इस एकीकरण का क्या नाम रखा गया था? तो इसका नाम रखा गया था संयुक्त राजस्थान। तो इसका नाम रखा गया था संयुक्त राजस्थान। तो संयुक्त राजस्थान में विलय हुआ था किसका? उदयपुर का। और इस समय जो प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री अर्थात संयुक्त राजस्थान के जो प्रधानमंत्री थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ये क्या थे? प्रधानमंत्री थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है चावंड महाराणा प्रताप की कितने वर्षों तक राजधानी रही? तो जो चावंड थी ये राजधानी रही थी 12 वर्षों तक। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो चावंड महाराणा प्रताप की 12 साल तक क्या रही थी? राजधानी रही थी। ठीक है। और चावंड जो थी, ये जो चावंड थी ये महाराणा प्रताप की अंतिम राजधानी थी। ये थी अंतिम राजधानी, अंतिम राजधानी। और जो चावंड है ये कहां पर पड़ता है? उदयपुर में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? उदयपुर में पड़ता है। तो चावंड महाराणा प्रताप की अंतिम राजधानी थी और चावंड पड़ता है उदयपुर में। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है निमाड़ी उपबोली है।
तो निमाड़ी किसकी उपबोली है? ये है मालवी की। तो मालवी की उपबोली है निमाड़ी। ठीक है, ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख महाणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? तो महाणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति ये महाणा कुंभा के लेखन पर क्या करता है? प्रकाश डालता है, उसके बारे में बताता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सत्य कथन है? तो हमें सत्य कथन की पहचान करनी है। पहला है हमारे पास, पहला है, लूनी नदी के किनारे स्थित स्थल बागोर से पशुपालन के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये बात सरासर क्या है? गलत है। तो ये बात क्या हो गई है? गलत हो गई है। कैसे? जो बागोर है, तो लूनी नदी के किनारे स्थित बागोर स्थल से पशुपालन के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो बागोर है, बागोर है, ये किस नदी किनारे स्थित है? तो बागोर आपके है कोठारी नदी पर। तो ये है कोठारी नदी पर, और ये बोल रखा है लूनी नदी पर। गलत बात है। और बागोर पड़ता कहां पर है? भीलवाड़ा में। बागोर सभ्यता कहां पर पड़ती है? भीलवाड़ा में पड़ती है। और बागोर से किसके प्राप्त हुए थे? पशुपालन, पशुपालन के अवशेष प्राप्त हुए हैं। लेकिन यहां पर गलत बात क्या की है कि ये बोल रहा है कि बागोर लूनी नदी के किनारे है। ये बात गलत कर दी है, बाकी की बात सत्य थी, क्योंकि बागोर है ये कोठारी नदी के किनारे स्थित है। पहली बात गलत हो गई है। अगला है हमारे पास, आहड़ स्थल का संबंध नवपाषाण काल से है। तो ये बात भी क्या हो गई है हमारे पास? गलत है। क्यों? क्योंकि जो आहड़ स्थल है, आहड़ स्थल, आहड़ जो स्थल है, ये आपके कहां पर है? उदयपुर में है। आहड़ स्थल बोल दो या सभ्यता बोल दो, ये कहां पर है? उदयपुर में है। आहड़ जो स्थल है, ये आयड़, आयड़ या बेड़च नदी के किनारे है। बेड़च नदी के किनारे स्थित है। और आहड़ जो स्थल है, आहड़ स्थल, ये ताम्र पाषाण काल से है। ताम्र पाषाण काल से है। ठीक है, अर्थात ये तांबे से संबंधित था, यहां पर तांबा मिला था, इसलिए ताम्र पाषाण काल से संबंधित है। तो दूसरी बात भी गलत हो गई है। अगला है, कालीबंगा में दुर्ग तथा निचला नगर दोनों प्राचीर युक्त मिले हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है। तो जो कालीबंगा है, कालीबंगा, कालीबंगा कहां पर है? हनुमानगढ़ में। और किस नदी किनारे है? घग्गर नदी किनारे, घग्गर नदी के किनारे है। यहां पर जूते हुए खेत मिले थे, जूते हुए खेत मिले थे। और यहां पर दुर्ग के अवशेष भी मिले थे, दुर्ग के अवशेष, दुर्गीकरण के अवशेष मिले थे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो आपका इसमें तीसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, गलत युग्म चुनिए। एक तरफ दे रखी है छतरी और दूसरी तरफ दे रखा इसका स्थल। पहला हमारे पास है, 84 खंभों की छतरी कोटा में है क्या? ये बात गलत है। क्यों? 84 खंभों की जो छतरी है, ये है बूंदी में। कहां पर है? बूंदी में है। और बूंदी के बारे में आपको ध्यान में रखना है, बूंदी को बावड़ियों का शहर कहा जाता है, बावड़ियों का शहर। तो बूंदी को बावड़ियों का शहर कहा जाता है। अगला हमारे पास है, ब्राह्मण देवता की छतरी मंडोर जोधपुर में है। मंडोर कहां पर पड़ता है? जोधपुर में। तो ये बात बिल्कुल क्या है? सत्य है। अगला है, मामा भांजा की छतरी जयपुर में है। गलत बात है। मामा भांजा की छतरी आपकी जो मेहरानगढ़ किला है उसमें है, मेहरानगढ़ किला उसमें पड़ता है। और मेहरानगढ़ कहां पर पड़ता है? जोधपुर में पड़ता है। तो मामा भांजा की छतरी है कहां पर? मेहरानगढ़ किला जोधपुर में है। कुंवर पृथ्वीराज की छतरी आपके कुंभलगढ़, और कुंभलगढ़ कहां पर पड़ता है? राजसमंद। तो ये बात क्या सत्य है? ये बात क्या है? सत्य है। तो आपकी एक एक भी गलत है और आपकी तीन भी गलत है। तो दो और चार क्या है? सही है। और हमें क्या बोल रखा है? गलत कथन की पहचान कीजिए। तो एक और तीन गलत है।
ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है सुदर्शनगढ़ का किला निम्नलिखित में से किस दुर्ग का अन्य नाम है। तो सुदर्शनगढ़ किला का दूसरा नाम है कौन सा, नाहरगढ़ दुर्ग। और नाहरगढ़ दुर्ग कहां पर है, जयपुर में है। और नाहरगढ़ दुर्ग में आपको बात ध्यान रखनी है कि यहां पर एक जैसे 9 महल हैं। तो एक जैसे 9 महल कौन से दुर्ग में है, वो है नाहरगढ़ दुर्ग में है। कहां पर है, नाहरगढ़ दुर्ग में। तारागढ़ जो दुर्ग है वो दो जगह है, एक तो गए बूंदी में और दूसरा है अजमेर में। ध्यान में रखना है कि तारागढ़ दुर्ग अजमेर में भी है और बूंदी में भी है, और जालोर दुर्ग जालोर में है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है भारतीय प्राचीन लिपिमाला के प्रसिद्ध लेखक कौन है। तो भारतीय प्राचीन लिपिमाला के जो प्रसिद्ध लेखक हैं वो है गौरी शंकर हीराचंद ओझा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया है, आंसर। तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा भारतीय प्राचीन लिपिमाला के क्या हैं, प्रसिद्ध लेखक हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है चारचोमा का शिव मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो चारचोमा का जो शिव मंदिर है ये किस जिले में स्थित है, तो यह आपका किस में, कोटा में स्थित है। कहां पर है, कोटा में। कोटा में आपका अबली मिणी का महल भी स्थित है। अबली मिणी का महल ये भी कहां पर स्थित है, कोटा में स्थित है। इसके अलावा जो आपका चारचोमा का जो शिव मंदिर है, चारचोमा का शिव मंदिर ये कौन सा मंदिर है, कौन से संप्रदाय का मंदिर है, तो ये शैव संप्रदाय का, संप्रदाय शैव संप्रदाय का मंदिर है। और जो चारचोमा का शिव मंदिर है यहाँ पर कोटा में, ये किस शैली में निर्मित है, नागर शैली में। नागर शैली में ये निर्मित है। और आपको बात ध्यान में रखनी है कि कोटा, बूंदी, भारा, झालावाड़ ये कौन से प्रदेश में आते हैं, हाड़ौती प्रदेश में। तो हाड़ौती प्रदेश, हाड़ौती प्रदेश, हाड़ौती प्रदेश में कौन कौन आते हैं, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ ये आते हैं हाड़ौती प्रदेश में। और कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है, यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है ये मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है, मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है, मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, अधोलिखित युद्धों का सही कालक्रम बताइए। कालक्रम हमें बताना है, इसको समय के अकॉर्डिंग हमें अरेंज करना है। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो ये हुआ था 1191 ईस्वी में। तो 1191 में हुआ था तराइन का युद्ध हुआ था। अब आता है क्या कि जो आपका हल्दी घाटी का जो युद्ध है ये कब हुआ था, ये हुआ था 1576 ईस्वी में हुआ था, 1576 में हुआ था। और जो दिवेर का युद्ध है ये हुआ था 1582 में, दिवेर का युद्ध हुआ था 1582 में। और गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था 1544 में। तो 1544 में हुआ था। तो सबसे पहले कौन आएगा, तो 1191 है, तो पहले एक नंबर आएगा, तो एक नंबर ये आएगा। फिर 2 नंबर कौन आएगा, तो इसके बाद में है आपका 1544, तो 2 नंबर ये आएगा। तो पहले कौन सा है आपका, एक तो ये है, कहां पर है एक, ये है, इसमें नहीं है, इसमें इसमें भी नहीं है पहला, तो एक इसमें है। फिर आपका 2 नंबर पर आएगा चार, चार इसमें नहीं है, तो ये हो जाएगा बी हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। ठीक है, और तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था, तराइन का सेकंड युद्ध ये कब हुआ था, 1152 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है डूंगजी और जवार जी किस जिले के थे। तो ये थे आपके सिक्कर जिले के, किस किस जिले के थे, सिक्कर जिले के। जो डूंगजी और जवार जी थे ये अमीरों से धन लूट करके गरीबों में बांटा करते थे, और ये क्या है, देवता हैं। तो डूंगजी और जवार जी का संबंध है सिक्कर जिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना कब की गई थी। तो मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना आपका 1933 में की गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर
बी हमारा हो गया है आंसर। तो 1933 में मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, राव बीका ने किस वर्ष बीकानेर नगर की स्थापना की थी? तो ये की थी आपका कब? 1488 में। कब की थी? 1488 में। तो जो बीकानेर है, बीकानेर, बीकानेर की स्थापना किसने की थी? ये की थी राव बीका ने। किसने की थी? राव बीका ने की थी। और कब की थी? तो ये की थी 12 अप्रैल, 12 अप्रैल 1488 में की थी। और इस दिन 12 अप्रैल को था क्या? इस दिन था अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया। तो क्वेश्चन आ सकता है, अक्षय तृतीया के दिन किस जिले का स्थापना दिवस है? तो वो है आपका किसका? बीकानेर का। ठीक है, ध्यान में रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, बेणेश्वर का मेला कब भरता है? तो बेणेश्वर का जो मेला है ये भरता है माघ पूर्णिमा को। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। तो जो बेणेश्वर मेला है, बेणेश्वर मेला, ये कहां पर बढ़ता है? डूंगरपुर। जो डूंगरपुर जिला है वहां पर बढ़ता है। और कब बढ़ता है? ये बढ़ता है माघ, माघ शुक्ल पूर्णिमा को। शुक्ल पूर्णिमा को बढ़ता है, माघ शुक्ल पूर्णिमा को बढ़ता है। और किन नदियों के संगम पर है ये? तो सोम, माही और जाखम, सोम माही जाखम नदी संगम पर ये मेला लगता है। और जो बेणेश्वर मेला है ये आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। आदिवासियों, आदिवासियों का कुंभ ये कहलाता है बेणेश्वर मेला। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, तारा शर्मा निम्न में से किस नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार हैं? तो वो है बवाई नृत्य की। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। तो जो भवाई नृत्य है, भवाई नृत्य, भवाई जो नृत्य होता है इसी का ही दूसरा क्या नाम है? मटका नृत्य। मटका नृत्य। अर्थात इस पर, इस नृत्य में जो डांस करता है, जो नाचता है, वो अपने सर पर कई सारे मटके लेकर के नाचता है। इसके अलावा जो भवाई नृत्य है इसे संबंधित कौन है? तारा शर्मा, तारा शर्मा है। इसके अलावा और भी ध्यान रखना है, जो दयाराम है, दयाराम है, दयाराम का संबंध भी आपका भवाई नृत्य से है। पुष्पा व्यास है, पुष्पा व्यास का संबंध भी भवाई नृत्य से है। और स्वरूप पंवार, स्वरूप पंवार, इनका संबंध भी भवाई नृत्य से है। ठीक है, इसमें, इस भवाई नृत्य में जो नर्तक होता है वो सिर पर मटके लेकर के कांच के टुकड़ों पर और तलवार की धार पर नाचता है। तो ये कांच के टुकड़ों पर, कांच के टुकड़ों या फिर तलवार की धार, तलवार की धार पर डांस करता है, नृत्य करता है, ये इसमें होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। और आपका इसमें जो 13 ताली नृत्य है ये रामदेव जी के मेले में किया जाता है। रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य किया जाता है। ठीक है, और कच्छी घोड़ी नृत्य है ये शेखावाटी का नृत्य है, शेखावाटी का नृत्य है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए। विग्रहराज रचित ना रचना हरिकेली है। तो हरिकेली क्या है? हरिकेली नाटक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। तो जो हरिकेली है, हरिकेली, हरिकेली, इसकी रचना किसने की थी? तो इसकी रचना की थी विग्रहराज ने। विग्रह राज ने इसकी रचना की थी। और हरि के लिए क्या है? एक प्रकार का नाटक है। तो क्वेश्चन कई बार आया हुआ क्वेश्चन है कि हरि के लिए है तो ये नाटक है या फिर इसका रचनाकार पूछेगा तो इसका रचनाकार कौन है? विग्रहराज है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, लालनाथ जी निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के संत थे? तो जो लालनाथ जी थे वो थे आपके जसनाती संप्रदाय के। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा आंसर। तो लालनाथ जी आपके
जसनाती संप्रदाय से संबंधित हैं। जसनाती जो संप्रदाय है, इसकी जो प्रमुख पीठ है, प्रमुख पीठ, ये कहां पर है? ये है कतरियासर, कतरियासर। और कहां पर पड़ता है कतरियासर? बीकानेर में पड़ता है। तो इसकी प्रमुख पीठ है कतरियासर, बीकानेर में है। यहां पर जसनाती संप्रदाय में जो लोग हैं वो नर्तक किस पर करते हैं? ददकते अंगारों पर। तो इसके जो नृत्य करते हैं वो करते हैं ददकते, धधकते अंगारों पर, अंगारों पर नृत्य करते हैं। ठीक है, और नंगे पैर करते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो लालनाथ जी का तो संबंध है जसनाती संप्रदाय के। और एक आते हैं आपके लालदास जी। लालदास जी, लालदास जी का संबंध किससे है? तो यह अलवर से, अलवर से संबंधित हैं। और ये क्या थे? लालदास जी मुसलमान थे, मुसलमान। तो बात ध्यान में रखनी अच्छे से। यहां पर है लालनाथ और यह है लालदास। तो लालनाथ जी तो है जसनाती संप्रदाय से, और लालदास जी यह अलवर से, और ये क्या थे? मुसलमान थे लालदास जी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बिलाड़ा का संबंध किस लोक देवी से है? तो बिलाड़ा का जो संबंध है, ये संबंध है आपका किसी आई माता से। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो गया है आंसर। तो बिलाड़ा, बिलाड़ा है, बिलाड़ा है, ये कहां पर पड़ता है? तो बिलाड़ा पड़ता है जोधपुर में। कहां पर पड़ता है? जोधपुर में। और यहां पर किस माता का मंदिर है? आई माता का। जो आई माता है, आई माता के मंदिर में, इसके मंदिर में ज्योत से, इसकी ज्योत से क्या टपकता है? केसर टपकता है। केसर टपकता है इसकी ज्योत से, आई माता की ज्योत से केसर टपकता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब बात कर लेते हैं जो सकराई माता है। सकराई माता है, इसका जो मंदिर है ये उदयपुर वाटी, उदयपुर वाटी सीकर में है। तो सकराई माता का मंदिर उदयपुर वाटी सीकर में है। जीण माता का मंदिर कहां पर है? ये है रेवासा, रेवासा, और रेवासा पड़ता है सीकर में। और करणी माता का मंदिर कहां पर है? ये है देशनोक, और देशनोक कहां पर पड़ता है? बीकानेर में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? बीकानेर में। करणी माता को चूहों की देवी भी कहा जाता है, चूहों की देवी। और इसके मंदिर में चूहों को क्या बोलते हैं? काबा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काबा बोलते हैं। तो चूहों की देवी या चूहों की माता ये कौन है? करणी माता। और करणी माता का मंदिर कहां पर है? देशनोक बीकानेर में। और जीण माता का मंदिर है रेवासा सीकर में है। और सकराई माता का मंदिर है उदयपुरवाटी सीकर में है। ठीक है, और आई माता का मंदिर है बिलाड़ा, और बिलाड़ा कहां पर पड़ता है? जोधपुर में। और आई माता के मंदिर में इसकी ज्योत से क्या टपकता है? केसर टपकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, खुंगाली आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? तो ये पहना जाता है गले में। सीधी बात ध्यान में रखनी है कि खुंगाली आभूषण गले में पहना जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, चित्रकार निसारदीन और साहिबदीन किस चित्रकला शैली से संबंधित हैं? तो निसारदीन और आपका साहिबदीन का संबंध है मेवाड़ चित्रकला से। तो आपकी जो मेवाड़ चित्रकला है, मेवाड़ चित्रकला, इसे, इसके चित्रकार कौन है? निसारदीन, निसारदीन। और दूसरा कौन सा है? साहिबदीन। इनका संबंध है मेवाड़ चित्रकार से। लेकिन अगर आ जाए क्या? साहिब राम, साहिब राम, साहिब राम का संबंध किस चित्रकला से है? तो यह है जयपुर चित्रकला से, जयपुर चित्रकला से। देखिए थोड़ा सा अंतर है, एक तो है साहिब राम, देखिए ये तो है साहिब राम, ये और ये है साहिबदीन। तो ध्यान में रखना है, साहिबदीन का तो संबंध है मेवाड़ चित्रकला से, और साहिब राम का संबंध को किससे है? जयपुर चित्रकला से। साहिब राम है ये अपने आदमकद, आदमकद चित्रों से संबंधित है, चित्रकला के चित्रों से संबंधित है साहिब राम का संबंध। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, पन्ना मीना का कुंड स्थित है। तो पन्ना मीना का कुंड कहां पर स्थित है? जयपुर में है।
ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जयपुर में क्या है, जयपुर में आपके देखिए क्या क्या है, जयपुर में आपके हैं क्या, ब्लू पोट्री। तो ब्लू पोट्री का संबंध किससे है, जयपुर से है। इसके अलावा जो मीनाकारी कला है, मीनाकारी कला, मीनाकारी कला का संबंध भी किससे है, जयपुर से है। जयपुर में इसके अलावा क्या है, आमेर फोर्ट, आमेर का किला, आमेर किला है। इसके अलावा नाहरगढ़ का किला है, नाहरगढ़ किला है। इसके अलावा ये हो गए हैं। तो आपका ब्लू पोट्री का संबंध जयपुर से है, मीनाकारी किला भी कहां पर है, जयपुर में, आमेर किला और नाहरगढ़ का किला कहां पर है, जयपुर में है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी झील को रामसर वेटलैंड कन्वेंशन में शामिल किया गया है। तो वो क्या है, सांबर झील को। जो सांबर झील है इसको रामसर वेटलैंड कन्वेंशन में क्या किया गया है, शामिल किया गया है। ठीक है, अब सुनिए, इसको कब शामिल किया गया था, सांबर झील को रामसर वेटलैंड कन्वेंशन में ये शामिल किया था 1990 में। कब किया गया था, 1990 में शामिल किया गया था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब बात कर लेते हैं जयसमंद झील। जो जयसमंद झील है ये कहां पर है, उदयपुर में है। तो जयसमंद झील है उदयपुर में। और जयसमंद झील का दूसरा क्या नाम है, डेबर झील। तो इसका दूसरा नाम है डेबर झील। डेबर झील भी किसको बोलते हैं, जयसमंद झील को बोला जाता है। आना सागर जो झील है ये कहां पर है, अजमेर में है। आना सागर झील है अजमेर में। और पचपदरा जो झील है, पचपदरा झील है अब बालोतरा में, क्योंकि बालोतरा नया जिला बन गया ना। तो यह है बालोतरा में। जो पचपदरा झील है इसमें सर्वाधिक NaCl अर्थात सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। और कितना पाया जाता है, 58% पाया जाता है। तो 58% अर्थात सर्वाधिक सोडियम क्लोराइड अर्थात सर्वाधिक नमक की मात्रा किसमें पाई जाती है, पचपदरा झील में पाई जाती है, कि जो बालोतरा बाड़मेर में है। अब बालोतरा अलग हो गया, किसे, बाड़मेर से नया जिला बन गया, तो पचपदरा आ गई है बालोतरा जिले में। ठीक है, इसके अलावा यहां पर जो जाति, कौन सी जाति नमक निर्माण करती है, तो वो करती है खारवाल जाति। खारवाल जाति क्या करती है, नमक का उत्पादन करती है, नमक उत्पादन। और किस विधि के द्वारा करती है खारवाल जाति, तो ये करती है आपकी मोरली झाड़ी विधि से, मोरली झाड़ी विधि से उत्पादन करती है, किसका, नमक का उत्पादन करती है। और यहां पर पचपदरा झील में सबसे अच्छी गुणवत्ता का नमक है। तो सबसे अच्छी गुणवत्ता का नमक मिलता है किसमें, पचपदरा झील में। ठीक है, तो यह बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल और नदी सुमिलित नहीं है। पहली है जोधपुरा। जोधपुरा जो सभ्यता है ये साबी नदी पर है, बिल्कुल सत्य बात है। ओजियाना जो सभ्यता है ये खारी नदी पर है, बिल्कुल सत्य बात है। कालीबंगा है ये घग्गर नदी पर है, बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन बालाथल है ये कातली नदी पर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो बालाथल है ये किस नदी पर है, ये बनास नदी के किनारे है, बनास नदी के किनारे स्थित है। और जो बालाथल है ये सभ्यता कहां पर पड़ती है, उदयपुर में पड़ती है। कहां पर पड़ती है, उदयपुर में पड़ती है। और बालाथल है ये आहड़ सभ्यता का स्थल है, आहड़ सभ्यता का स्थल है। और आहड़ सभ्यता भी कहां पर है, आहड़ सभ्यता भी उदयपुर में है। और किस नदी किनारे है, बेड़च या आयड़ नदी किनारे, बेड़च या आयड़ नदी के किनारे है, आयड़ नदी के किनारे है। और किस काल से संबंधित है, ताम्र पाषाण काल से संबंधित है, ताम्र पाषाण काल से संबंधित है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। तो कातली नदी किनारे कौन सी सभ्यता है, कातली नदी किनारे गणेश्वर सभ्यता है, गणेश्वर सभ्यता है। गणेश्वर सभ्यता कहां पर है, गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना, नीम का थाना
और नीम का तना कहां पर पड़ता है? सीकर में। तो नीम का तना सीकर में है। कौन सी सभ्यता? आपकी गणेश्वर सभ्यता है। यहां से गणेश्वर सभ्यता से मछली पकड़ने का कांटा मिला है। मछली पकड़ने का कांटा ये यहां से ही मिला है, गणेश्वर सभ्यता से। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि जोधपुरा सभ्यता है, ये कहां पर है? तो जोधपुरा सभ्यता आपकी कहां पर है? जयपुर में स्थित है। तो यह है जयपुर में स्थित है। जोधपुरा सभ्यता है, ये कौन सी सभ्यता से संबंधित है? तो यह लोहे युगीन सभ्यता है। लोहे युगीन सभ्यता है ये। कालीबंगा सभ्यता है। कालीबंगा सभ्यता ये हनुमानगढ़ में है। हनुमानगढ़ में। यहां पर जुते हुए खेत मिले हैं। जुते हुए खेत। और यहां पर दुर्गीकरण के अवशेष भी मिले हैं। दुर्गीकरण के अवशेष ये भी कहां पर मिले हैं? आपकी कालीबंगा सभ्यता में मिले हैं। ठीक है। ओजियाना सभ्यता। ओजियाना सभ्यता कहां पर है? भीलवाड़ा में। कहां पर है? भीलवाड़ा में है ओजियाना सभ्यता। ठीक है। तो ये होते हैं आज की क्लास के आपके 30 क्वेश्चन हो गए हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और लगातार इस चैनल के साथ बने रहिए। धीरे धीरे करके मैं हर एक क्वेश्चन को आपके सामने लाऊंगा। धीरे धीरे आप में भी क्या आएगा? इंप्रूवमेंट आएगा। और जब इंप्रूवमेंट आएगा तो आप में क्या आएगा? कॉन्फिडेंस आएगा। और जब आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो एग्जाम पास करना, क्रैक करना बहुत ही आसान काम है। तो आपको मेरे पर विश्वास करना है। मैं आपको अपनी मंजिल तक, आपकी मंजिल तक पहुंचा के रहूंगा, वो भी फ्री। कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा आपसे और लगातार क्लास चलेगी। ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में अगले क्वेश्चनों के साथ।